Hello students, so this is the last video of our fourth chapter and the name of the chapter is Tribals, Decues and the Vision of a Golden Age. So in this chapter beta earlier we have read about all the tribal peoples of different areas and how they have suffered from the British rule. So now we are reading from a closer look, means we need to go in much detail in order to know about the tribal people. So let us start. Through the 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and money lenders. तो बेटे 19th और 20th सेंचुरी में देश के अलग अलग एरियाज से जितने भी ट्राइबल समूह थे उन सभी ने जो भी कानून बदल रहे थे या फिर उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे पाबंदी लगा दी थी और जो उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था, उन सभी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया. सो द कोल्स रिबेल्ड इन 1831 to 32, संथाल्स रोज इन रिवोल्ट इन 1855, द बस्तर रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया broke out in 1910 and the वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940. सो इस तरह के बेटे कई आंदोलन अलग अलग एरियाज़ में हुए जिनके थ्रू ट्राइबल पीपल्स ने बगावत करी. तो 1831 से 32 तक कोल आदिवासियों ने बगावत करी, 1855 में संथालों ने बगावत करी और सेंट्रल इंडिया में जो बस्तर था, बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह ये 1940 में हुआ. तो द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वॉज वन सच मूवमेंट. तो बेटे जिस तरह की आंदोलन बिरसा मुंडा कर रहे थे वो इन्हीं तरह का एक आंदोलन था. सो नाउ वी आर रीडिंग बिरसा मुंडा. हियर देर आर सम इंफॉर्मेशंस अबाउट बिरसा. बिरसा वॉज बोर्न इन द मिड 1870s, the son of a poor father. He grew up around the forest of Bohonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada. तो बेटे जो बिरसा मुंडा थे उनका जन्म 1870 के दशक में हुआ था और भारत के एक काफ़ी गरीब एरिया जो कि फॉरेस्ट एरिया था उस एरिया में उनका बचपन बीता, जो कि बोहंडा के जंगलों में था और उनके फादर जो थे वो काफ़ी गरीब थे. तो बोहंडा के जंगलों में वो बड़े हुए, शीप चराते हुए, भेड़ बकरियों को चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, स्थानीय जो वहाँ का लोकल अखाड़ा था उसमें नाचते गाते हुए उनका बचपन बीता. फोर्स्ड बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क. तो बेटे जैसा हमने पढ़ा था कि जो ट्राइबल पीपल थे उनको जंगलों से निकाल दिया गया था, तो उसी गरीबी की वजह से उनको उनके जो पिताजी थे उनको काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था. तो उस दौरान बेटे एज एन एडोलेसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग्स ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सरदार्स लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट. तो उस टाइम पे बेटे क्या हुआ, जो बिरसा थे वो अपने एडोलेसेंट पीरियड में थे, मतलब जो टीनेजर्स का पीरियड होता है, अपने किशोर अवस्था में थे. तो उस टाइम में बिरसा ने अपने अतीत में हुए जो मुंडा विद्रोह थे उनकी कहानियाँ सुनी थी और कई बार उन्होंने समुदाय के जो सरदार थे, जो मुखिया थे, उनको भी विद्रोह करने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए देखा था. तो इससे बिरसा पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of DQs and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. तो बेटे जो बिरसा थे उन्होंने अपने समुदाय के जो मुखिया थे उन लोगों को ऐसे कहते हुए भी कई बार सुना था कि कभी वो स्वर्ण युग आएगा जब मुंडा लोग जो होंगे वो DQs के अत्याचार से पूरी तरह से आज़ाद होंगे. तो सरदार जो थे उनका ये कहना था कि एक बार दोबारा से उनका अधिकार उनके एरियाज़ पर, जो कि जंगल के एरियाज़ हैं, वहाँ पर उनका राइट दोबारा से आ जाएगा. दे सॉ देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम. तो वहाँ पे बेटे वो एक दूसरे जो सरदार थे वो ये कह रहे थे कि दोबारा से अगर हम सभी मिलके DQs के अगेंस्ट खड़े होंगे तो दोबारा से हमारे जो परंपरागत अधिकार है, जो कि लैंड पर उनका अधिकार था, फॉरेस्ट लैंड पे, वो दोबारा से
आ जाएगा। और वो खुद को इस इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, क्योंकि बेटे उनके जो ग्रैंडफादर्स थे उन्होंने ही जंगल पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करनी शुरू की थी, और इसीलिए वो इसे अपनी ज़मीन की लड़ाई बोलते थे, जिसको मुल्क की लड़ाई भी कहा जा रहा है। तो वो अपनी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो ये लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है, और वो साम्राज्य कौन सा था? जंगलों पर अधिकार। So Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. तो बेटे जो बिरसा थे उन्होंने उनके आसपास में जो लोकल मिशनरी स्कूल थे, स्थानीय जो मिशनरी स्कूल थे, जो क्रिश्चियंस के स्कूल थे, वहाँ पर वो जाने लगे, और वहाँ पर जो मिशनरीज उपदेश देते थे वो उनको सुनने का मौका मिला। तो वहाँ भी उनको यही उपदेश मिला कि मुंडा समुदाय जो है वो स्वर्ग का साम्राज्य दोबारा से हासिल कर सकते हैं। स्वर्ग का साम्राज्य कौन सा? जो कि जंगलों पे उनका अधिकार था, और अपने खोए हुए अधिकार को वो दोबारा से पा सकते हैं। This would be possible if they became good Christians and gave up their bad practices. तो यहाँ पे बेटे ये बताया गया था कि अगर वो एक अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी ख़राब आदतों को छोड़ दें तो उनका दोबारा से वो स्वर्ण युग वापस आ जाएगा, मतलब वो दोबारा से अपने जंगलों पर अपना कब्ज़ा कर सकते हैं। Later Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preacher. He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. बाद में बेटे जो बिरसा थे उन्होंने एक जाने माने जो वैष्णव धर्म के प्रचारक थे, मतलब जो विष्णु के भक्त होते हैं उनको वैष्णव बोला जाता है। तो वैष्णव धर्म के प्रचारक जो थे उनके साथ भी कुछ समय बिताया, और वहाँ जो ये बिरसा थे इन्होंने जनेऊ भी धारण किया, जो आपने देखा होगा ब्राह्मण्स पहनते हैं, और शुद्धता और दया और जो ईश्वर भक्ति है उस पर जोर ये देने लगे। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. तो बेटे अपने किशोर अवस्था में जिन जिन विचारों के संपर्क में बिरसा आए वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। His movement was aimed at reforming tribal society. तो उनकी जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो ट्राइबल सोसाइटी थी उसको सुधारना, जो भी कमियां लोगों में आ गई थी, जो वो बुरे काम करने लग गए थे, उनको दूर करना। He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside forces that were ruining the Munda way of life. तो अब क्या हुआ बेटा, जो बिरसा मुंडा थे वो अपने समुदाय के लोगों से, अपने ग्रुप के लोगों से कुछ चीज़ें छोड़ने का रिक्वेस्ट कर रहे थे। जैसे वो ही कह रहे थे कि आप शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ़ रखें, और जो डायन व जादू टोने में विश्वास लोग करते हैं उसको भी वो छोड़ दें। तो यहाँ बेटे सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि बिरसा जो थे वो ऐसा नहीं था कि मिशनरीज़ को या हिंदू धर्म को वो फॉलो कर रहे थे, बल्कि वो सिर्फ अच्छी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। और बाद में हमें ये याद रखना चाहिए कि वो मिशनरीज़ और हिंदू ज़मींदारों के भी बिल्कुल विरोध में थे, और ये चाहते थे कि जो मुंडा जीवन शैली है उनसे इनको बाहर कर दिया जाए, मतलब जितने भी आउटसाइडर्स हैं उन सभी को मुंडाज़ की लाइफ से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। So in 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. तो 1895 में बेटा बिरसा के जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट की कि वो अपने जो उनका गौरवपूर्ण अतीत है, मतलब जिस पर वो काफ़ी प्राउड फील करते थे, ऐसे पास्ट को दोबारा से जीवित करने का संकल्प लें। तो उनके अतीत में एक ऐसा स्वर्ण युग था, सतयुग था, जब जो मुंडास थे वो अपना जीवन अपनी मर्जी से जीते थे, और वो बांध बनाते थे, कुदरती जो झरने थे उनको नियंत्रित करते थे, पेड़ लगाते थे, बाग लगाते थे, और पेट पालने के लिए खेती करते थे। तो ये वो स्वर्ण युग था जब वो अपनी मन मर्जी से ये सारे काम करते थे। They did not kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. तो अब क्या था बेटे, जो बिरसा थे
उन्होंने एक ऐसे युग की कल्पना करी थी जहाँ जो मुंडा थे, जो मुंडास जाति के लोग थे, वो अपने बिरादरों को या फिर अपने रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे जैसा पास्ट में होता था। आजकल तो सभी एक दूसरे को मारने के लिए उतारू रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा चाहा। और वो ईमानदारी से जीते थे, उनके जो फोर फादर्स थे। तो बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपने ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। तो ये उनका गोल्डन एज का विजन था। What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords and government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. तो अंग्रेज़ जो थे बेटे, वो बिरसा आंदोलन के जो राजनीतिक उद्देश्य थे उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जो बिरसा मुंडा की मूवमेंट थी वो किसके खिलाफ थी? सभी आउटसाइडर्स के खिलाफ। तो ये आंदोलन जो था वो मिशनरियों, जो महाजन थे, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे या सरकार थे, उन सभी को जंगलों में से बाहर निकालकर और वहाँ पर बिरसा के नेतृत्व में, बिरसा की लीडरशिप में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो इस मूवमेंट से काफ़ी घबराए हुए थे। The movement identified all these forces as the cause of the misery of the Mundas were suffering. तो बेटे जो मुंडास थे, कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि जो भी उनके ये जितनी भी आंदोलन जो था वो उनकी सारी जो समस्याएं थी, आंदोलन में जो भी लोग थे उन सभी की जो समस्याएं थी, उनके जो कष्ट थे, उनका मेन सोर्स कौन थे? जो आउटसाइडर्स थे, जो भी ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे या फिर हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, इन सभी को कारण माना गया। So the land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and money lenders were taking away their land and missionaries were criticizing their traditional culture. तो बेटे इस मतलब ऐसा वो क्यों मानते थे उन आउटसाइडर्स को, अपनी मिजरी, अपनी दुर्दशा का रीज़न क्यों मानते थे? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उनकी परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो कल्चर वो फॉलो कर रहे थे, परंपरागत जो कल्चर लैंड सिस्टम फॉलो कर रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, उसको ख़त्म कर दिया था। और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स थे उन्होंने लोन देने की लालच में उनसे धीरे धीरे उनकी ज़मीनें हड़पना शुरू कर दिया था। और जो मिशनरीज थी वो बेटे कहीं ना कहीं उनकी परंपरागत संस्कृति की, उनके धर्म की आलोचना कर रही थी। तो इस वजह से ये सभी को अपने दुर्दशा का कारण मानते थे। As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895. तो 1895 में बेटे जैसे जैसे ये मूवमेंट आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया और 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। Convicted him on charges of rioting and jailed him for 2 years. तो बेटा उन पर दंगे फसाद करने का आरोप लगाया और उनको 2 साल की सज़ा भी सुनाई। So when Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravan. तो 1897 में बेटे जब जेल से लौटने के बाद बिरसा जो थे वो धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए जो उनके ट्रेडिशनल सिंबल्स थे, जो उनके परंपरागत सिंबल्स थे या लैंग्वेज थी, उसको इस्तेमाल किया। और उन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की कि उनके नेतृत्व में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जाए जिसमें से रावण को नष्ट किया जाए। रावण माने बेटे जो नेगेटिव चीज़ें थी, मतलब कि जो आउटसाइडर्स थे उनको रावण के नाम से जाना गया, जैसे जो डीक्यूज थे या यूरोपियंस थे। एंड एस्टैब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। तो एक ऐसा साम्राज्य वहाँ पर बसाया जाए जिसमें कि रावण की तरह जो डीक्यूज हैं ऐसे बुरे व्यक्तियों को वहाँ से निकाल दिया जाए। बिरसाज फॉलोअर्स बिगेन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ डीक्यू एंड यूरोपियन पावर। तो अब क्या हुआ बेटे, जो बिरसा के जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने डीक्यूज को और यूरोपियन पावर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशंस एंड चर्चेस एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड ज़मींदार। अब उन्होंने बेटे जितने भी पुलिस स्टेशन थे या चर्चेस थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया और जो मनी लेंडर्स और ज़मींदार थे उनके पास जो भी धनराशि थी या जो भी उनके पास था उस पर भी उन्होंने संपत्ति पर धावा बोल दिया। दे रेज्ड द वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज।
तो बेटे जितने भी मुंडा के फॉलोवर्स थे, बिरसा के फॉलोवर्स थे, उन्होंने बिरसा राज को शो करने के लिए सफ़ेद झंडा लहराया। मतलब जो सफ़ेद झंडा था वो बिरसा राज का प्रतीक माना गया। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा। तो बेटे 1900 में जो बिरसा थे उनकी हैजा की वजह से मृत्यु हो गई। एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, और आंदोलन जो था वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। हाउ एवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by DQs. तो अब क्या हुआ बेटे, जो मूवमेंट थी, आंदोलन जो था, वो 2 मायनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। पहला क्या था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसे कानून लागू उनको करने पड़े। ये जो आंदोलन इतने ज़्यादा हो गए थे, विद्रोह हो गए थे, तो इसकी वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट को ऐसे कानून लागू करने पड़े जिसकी वजह से जो DQs थे, जो आउटसाइडर्स थे, वो लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्ज़ा नहीं कर सकते थे। एंड सेकेंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. तो अब क्या हुआ बेटा, दूसरा क्या फ़ायदा हुआ इससे कि एक बार जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने दोबारा से ये बता दिया कि अगर उनके साथ अन्याय किया जाएगा तो वो उसका विरोध करेंगे, और इसी तरह से उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अपने गुस्से को अभिव्यक्त किया, अपने गुस्से को शो किया। So they did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. तो बेटे उन्होंने जो भी ये विद्रोह किया, लड़ाई करी या अंग्रेज़ों के अगेंस्ट वो खड़े हुए, तो वो उन्होंने अपने एक ख़ास अंदाज में किया था, अपनी ख़ास रस्मों के साथ किया था। और इस जो स्ट्रगल हुई थी इसमें अपने प्रतीकों के ज़रिए, जो उनके सिंबल्स थे, उन पर्टिकुलर सिंबल्स की हेल्प से उन्होंने इस स्ट्रगल को अंजाम दिया था। सो इस तरह से बेटे जो ट्राइबल पीपल हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, और उसी का रिज़ल्ट था कि उनकी ज़मीनों पर आउटसाइडर्स कब्ज़ा नहीं कर सकते थे। सो हेयर बेटा वी हैव completed our 4th chapter. Soon we will meet in next video with our 5th chapter. Till then, take care and have a nice day.